ताकतों को एक जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह से उसका कभी कोई दोस्त बना ही नहीं और अब उसकी फैमिली ने भी उसे अकेला छोड़ दिया है, तो कोई भी उसे हॉस्पिटल में देखने आता ही नहीं। ऐसे में वो अपना सारा समय एक गेम खेलने में बिताता है। ऐसे ही एक दिन अपनी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है और जब उसे होश आता है वो जंगल में एक पत्थर के बने सिंहासन पर बैठा था। वो सोच ही रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तभी जंगल से एक लड़की आती है और वो उसे अपना किंग बुला रही थी। इसका नाम एटो है, जो कि उस गेम की उसकी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। वो उसे असल जिंदगी में देखकर बड़ा खुश था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। वहीं एटो को पता था कि वो एक गेम का हिस्सा थी और उसे ये भी पता है कि ताकुटो है कौन, एक लेजेंडरी प्लेयर जिसने कई साल लगातार नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी और जितने भी एडवेंचर्स पर वो साथ में गए हैं एटो को वो भी याद है और वो दोनों ही खुश है कि वो फाइनली एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। क्या तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है? नहीं, मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, मैं भी अचानक से इस जंगल में पहुंच गई। मुझे लगता है कि ये दुनिया इटर्नल नेशंस की गेम जैसी है, पर हम इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकते। पर पता करने का एक ही तरीका है, क्या तुम मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसा एक नेशन बनाना चाहोगे? ठाकुरो को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों गेम के सीक्वेंस को दोहराने लगते हैं। लेकिन जब वो आमने सामने कहते हैं उन्हें बड़ा अजीब लगता है। लेकिन सबसे पहले उन्हें ये पता करना है कि आखिर वो लोग है कहाँ, तो ठाकुरो मैजिक का यूज करके एक स्काउट को समन करता है। लेकिन जब वो उसे आमने सामने देखता है वो उसे बड़ा बदसूरत लगता है, पर दुख की बात कि इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। हमारी सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा ईवल और खतरनाक होगी, पर हमें शुरू में ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए ताकि हम किसी से भिड़ ना जाएं, और इसीलिए ये बग उनके काम आने वाला है। वो एक जगह पर रहकर उसे स्काउट करने को कहते हैं। पहले तो वो बग अपनी जगह से हिलता ही नहीं, तो एटो से याद दिलाते हैं कि वो उसका कमांडर है और वो धड़ाधड़ वहां से निकल जाता है। टाकुरो देखता है कि बिल्कुल गेम की तरह वो उस बग के साथ अपने विजन को शेयर कर सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसका आधा माना खत्म हो गया। अब उसके पास सिर्फ 100 MP बची है और अगर वो अपने बेस बनाना चाहता है तो उसमें उसे 20 MP लगेगी। लेकिन टाकुटो बेस से पहले एक वॉरियर बनाना चाहता था जो कि उनके लिए लड़ेगा। फिक्र मत कीजिए, अगर आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो मैं आपको बचा लूंगी। काश मैं ऐसा कह पाती। हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम हीरो यूनिट का हिस्सा हो तो तुम समय के साथ ही ताकतवर बनोगी, पर अभी तुम्हारा लेवल सिर्फ 3 है। वहीं वो बग अभी भी अपने स्काउटिंग के काम पर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा है। इसका मतलब ये था कि ये जगह छुपने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें ये अजीब भी लगता है क्योंकि अब तक कोई जानवर या मॉन्स्टर तो दिख जाना चाहिए था। और प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्हें कोई एनिमल नहीं दिखता है तो उन्हें खाने के लिए अपना माना स्पेंड करना पड़ेगा। एटो अब से माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी ज्यादा काम नहीं आ पा रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरे लिए बहुत है। ये सुन के एटो को बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ स्काउट को कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। वो जंगल के बीचों बीच एक डार्क एल्फ सेटलमेंट को देखता है। वो टाकुटो की लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं था। ये तो अच्छी बात है कि वो डार्क एल्व्स हैं, वो तो ईवल के उतने खिलाफ भी नहीं होते, तो वो माइनोग्रा किंगडम को अपोज नहीं करेंगे। लेकिन टाकुटो को लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो अपनी सिविलाइजेशन के इतने पास एक और सिविलाइजेशन को रहने नहीं दे सकता, क्योंकि वो जितनी देर हो सके उतनी देर छुपकर वॉर को अवॉइड करना चाहता था। तो एटो कहती है कि उन्हें अपनी सिविलाइजेशन को यहाँ से मूव कर लेना चाहिए, जिसके लिए टाकुटो मान भी जाता है क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ पर कुछ तो बनाया ही नहीं था। पर उससे पहले वो डार्क एल्व्स को ऑब्जर्व करना चाहता है। लेकिन तभी एटो अपनी पास किसी को सेंस करती है और वो देखते हैं कि जंगल से एक डार्क एल्फ का ग्रुप उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो लोग भी उन्हें देखकर उतनी ही हैरान थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस जंगल में और लोग रहते हैं। डार्क एल्व्स इस जगह पर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपने होम टाउन से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इतनी लंबी जर्नी की वजह से काफी सारे फीमेल्स और बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। इसलिए गर्ल्स का छोटा ग्रुप जंगलों में खाना ढूंढने निकला था। लेकिन एमएल बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने रूमर सुने हैं कि इस जंगल में एक एंशिएंट ईवल को सील किया गया है। लेकिन लीडर कहता है कि ये सब रूमर्स हैं क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट ईवल होता तो पेड़ इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। और जैसे वो टाकुटो को देखता है उसकी डर के मारे बुरी हालत थी क्योंकि जो उसे सामने दिख रहा था वो प्योर ईवल था। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो उसकी और उसके लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। तो वो डरा डरा टाकुटो के थ्रोन के पास जाता है और उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। मेरा नाम जिया है और मैं मजारो मैक्स का हेड वॉरियर हूँ। हमें माफ करना, हम बिना आपकी परमिशन के इस फॉरेस्ट में आ गए। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी जगह के बारे में पता है, लेकिन तुम बिना परमिशन के इस जंगल में क्या कर रहे हो? हमारे लोग पहले सेंट्रल प्लेन्स में रहा करते थे, हम एक पीसफुल ट्राइब है। लेकिन एटो उसकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनना चाहती थी और वो उसे कहती है कि वो शॉर्ट में सुनाए। हम लोगों को हमारी ही जगह से निकाल दिया गया, अब हमारे पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं है। हम लोगों को अपनी ही जगह पर जान से मारा जा रहा था तो हम खाना भी नहीं ले पाए। हमने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया है। हम हमेशा ही शांति चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी हम पर हमला कर दिया गया और हमें लोग मारने लगे। तभी टाकुटो उनकी तरफ काफ़ी सारे सेब फेंक देता है। ये तुम्हारे लिए हैं। क्या तुमने कभी एप्पल्स खाए हैं?
क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ? और वहाँ पर लोग भूखे हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे सभी लोग खा रहे थे और वो उन्हें बड़ा टेस्टी लगता है, तो टाकुटो ने और फल देने लगता है। लेकिन एटो ये देखकर भड़क जाती है कि जिया उसके किंग का दिया हुआ फल नहीं खा रहा था। तो जिया कहता है कि उसके क्लैन के बहुत सारे लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे भी जिन्होंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया और वो उन्हें खिलाए बिना ये नहीं खा सकता। ये सुन के टाकुटो बहुत सारे फल और सब्जियां दे देता है। ये सारे फल तुम्हारे हैं, जो देखकर एटो भी हैरान हो जाती है। वहीं जिया सोच रहा होता है कि आज तक उनकी किसी ने भी मदद नहीं करी थी और वो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, लेकिन टाकुटो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ काफी सारे डार्क एल्व्स की बुरी हालत थी, लेकिन तभी वो लोग खाना लेकर पहुंच जाते हैं और खाना खाकर वो बहुत खुश थे और खुशी के मारे वो रोने लगते हैं। एक लड़की उससे पूछती है कि उसे ये खाना कहाँ से मिला, लेकिन जिया उसे सच नहीं बताता और कहता है कि जंगलों में ऐसे ही मिल गया। सभी एल्व्स खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन जिया अकेला बैठा हुआ था। तभी विलेज का एल्डर मल्टर उसके पास आता है। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, इतनी लंबी उम्र में मैंने कभी भी इतने अच्छे फल नहीं खाए हैं। लेकिन मल्टर देखता है कि जिया थोड़ा परेशान दिख रहा था, तो वो इसके बारे में पूछता है। मैं जंगलों में एक लेजेंडरी बीइंग से मिला था जिसके बारे में शायद हमने किताबों में पढ़ा है। कहा जाता है कि उसे अकर्स्ड लैंड में सील कर दिया गया था। क्या तुम किंग ऑफ रून्स की बात कर रहे हो? मैंने पुरानी कहानियों में पढ़ा था कि जब दुनिया का अंत आने वाला होगा तब किंग ऑफ रून्स सामने आएगा और वो दुनिया को नए तरीके से शुरू करने के लिए उसे खत्म कर देगा। क्या तुमने उससे बात की थी? नहीं, किंग हमारी समझ से परे था, लेकिन उसके साथ में एक लड़की थी जो उसकी बातें हमें बता रही थी। उसकी बातों से मल्टर को यकीन हो जाता है कि वो बीइंग कोई एंजल तो है नहीं और उसे लगता है कि उसने अपने खाने के लिए कहीं अपनी सोल तो सैक्रिफाइस नहीं कर दी। लेकिन जिया उसे बताता है कि किंग ऑफ रून्स ने इस खाने के बदले कुछ नहीं मांगा। लेकिन ये मल्टर को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि ईविल बीइंग्स कभी फ्री में कुछ नहीं देते। जिया को लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसे उन पर दया आ गई थी और वो उसे हिज ग्रेस कह के बुलाता है, जो सुन के मल्टर हैरान हो जाता है क्योंकि उस टाइटल को तभी यूज किया जाता है जब हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखानी हो। लेकिन जिया कहता है कि इसमें गलती क्या है क्योंकि वो हमारी रिस्पेक्ट का हकदार है। क्या तुम सच में किंग ऑफ रून्स को डिफेंड करे हो? कहीं उसने तुम्हें हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया? मैं आपको याद दिला दूं, हम बहस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उस ईविल गॉड ने हमें खाना दिया था और जैसी हमारी सिचुएशन थी मैं क्या कर सकता था। मल्टर रियलाइज करता है कि वो उसे जज नहीं कर सकता क्योंकि जैसे उनकी सिचुएशन है किंग ऑफ रून्स पर भरोसा करना लाजमी है, पर ट्राइब का एल्डर होने के तौर पर अब से नेगोशिएशंस को मैं संभालूंगा। मैं तो सालों से जिंदा हूं, तो मुझे यकीन है कि मैं उसे समझ पाऊंगा। दूसरी तरफ एटो टाकुटो को डांट लगा रही थी क्योंकि उसने बिना सोचे समझे दान करने के चक्कर में अपना मानव वेस्ट कर दिया। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था और मैं नहीं चाहता था कि उनके बच्चे भूख से मर जाएं। एटो उसकी बात को समझती है, पर वो उसे याद दिलाती है कि उन्होंने तो अपना किंगडम सेटअप भी नहीं किया, तो वो अपनी रिसोर्सेज को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तुम सही कह रही हो, माफ करना मैंने पहले तुमसे बात नहीं की, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगा। पर मेरी एक और प्रॉब्लम है, जब वो एल्व्स यहाँ पर आए थे मैं इतना नर्वस था कि ढंग से बात नहीं कर पाया। क्या आप नर्वस थे इसलिए ढंग से बात नहीं कर रहे थे? मुझे लगा था आप किंग का रोल प्ले कर रहे हैं। तो असल में ये एक इंट्रोवर्ट निकला। इसके बाद वो बग उनके पास वापस आता है और बताता है कि एल्व्स फिर से उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। टाकुटो हैरान था कि वो फिर से इधर आने लगे, पर उसे लगता है कि वो इसलिए आ रहे हैं ताकि वो बचा कुचा खाना लेकर जा सके। पर काश वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन और उनके बीच तो कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। वो सीधा उन्हें यहाँ से निकलने को कह सकता था, लेकिन उसे एटो के अलावा किसी और से बात करनी पड़ेगी जो उसके बस का है कि नहीं। ये देखकर एटो कहती है कि वो टाकुटो की जगह निगोशिएशंस को संभाल सकती है ताकि सभी को लगे कि टाकुटो एक मिस्टीरियस और ईविल किंग है, ना कि कोई इंट्रोवर्ट ला। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मल्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपने ट्राइब को खाना देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, और जिसने उसकी मदद की है वो उसका नाम जानना चाहता था। तो एटो उन्हें बताती है कि वो किंग ऑफ रून्स टाकुरा के सामने है। उन्हें यकीन नहीं होता कि टाकुटो सच में वही किंग ऑफ रून्स है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डर जाते हैं और मल्टर फिर से उसकी दया के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। टाकुटो ये देखकर खुश था कि एल्व्स के साथ सब कुछ स्मूथ जा रहा है और ऑटो उनसे कहती है कि वो अपना खाना ले और उनके जंगल से निकल जाए। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि किंग ऑफ रून्स की मदद के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो ऑटो से पूछते हैं कि क्या वो सच में बिना रिटर्न में कुछ दिए यहाँ से जा सकते हैं। ऑटो उनसे कहती है कि उनके पास कुछ वैल्यूएबल है ही नहीं जो कि वो उन्हें ऑफर कर सके। मल्टर डरा हुआ था क्योंकि अगर किसी तरह से वो उसे वापस पे नहीं करते तो कहीं अंत में उन्हें अपनी सोल ना देनी पड़े। ऑब्वियसली वो लास्ट वाला पार्ट मुंह खोलकर नहीं बोलता। तो टाकुटो ऑटो को बात करने के लिए बुलाता है, जो कहती है कि ये बहुत परेशान कर रहे हैं, इससे अच्छा तो यही होगा कि इन सबको मार कर वो काम रफा दफा करें। लेकिन टाकुटो उनके साथ एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाना चाहता था और वो जानता है कि वो किंग ऑफ रून्स जैसी चीज से ऐसे ही फ्री में कुछ लेने से डर रहे हैं। तो वो कहता है कि उन्हें शांत करने के लिए उन्हें कुछ रीजनेबल मांगना चाहिए। ऑटो को भी ये आइडिया पसंद आता है और जब वो ये दोनों एल्व्स को बताती है उनके भी दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन वो अभी भी सोच रही थी कि उन्हें क्या मांगना चाहिए। तो ऑटो कहता है कि वो बाहर की दुनिया के बारे में उनसे पूछे
खाने के बदले तुम्हें टैकुटो को बाहर की दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन देते ही तुम्हें और तुम्हारे को जंगल से निकल जाना होगा। पर इसका मतलब ये होता कि सारे एल्स फिर से बेघर हो जाएंगे। तो मल्टर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें यहाँ पर रहने दे। ऐसा नहीं होने वाला, और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम्हें टैकुटो के बारे में किसी को नहीं बताना है। जिया कुछ कहने वाला था क्योंकि अगर डार्क एल्स जंगल से निकल गए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर मल्टर उसे रोक देता है क्योंकि वो किंग ऑफ रून्स को गुस्सा नहीं दिला सकते थे। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, पर टैकुटो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये करना सही होगा, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ से निकल गए तो वो कभी भी मारे जा सकते हैं। तुम लोग मेरे सिटीजन बन जाओ। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? मैं रिफ्यूजी स्ट्रैटेजी यूज करने की सोच रहा हूँ। डार्क एल्स न्यूट्रल होते हैं, पर अगर हम उन्हें अपनी सिविलाइजेशन में आने देते हैं, क्या पता गेम की तरह वो भी इविल बन जाए। पर माइनोग्रा के मेन सिटीजन होमनक्यूली से वो बहुत ज्यादा अलग है। तुम्हें पता है ना वो कितने भद्दे दिखते हैं, और उनके साथ हम बात भी नहीं कर सकते। क्या तुम हमेशा वैसे लोगों को देखना चाहोगी? मेरे किंग यहाँ पर एक सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं, और अगर तुम किंगडम के सिटीजन बनते हो तो किंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो उससे पूछते हैं कि उसकी सिविलाइजेशन ज्वाइन करने पर उन्हें क्या मिलेगा। ऑटो कहती है कि जब वो लोग माइनोग्रा को ज्वाइन करेंगे उन्हें इविल समझा जाएगा, लेकिन वो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं ये पूरा उन्हीं का डिसीजन है। लेकिन अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें काफी मजा आएगा। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब टाकुटो और ऑटो डॉकेव्स के कैंप की तरफ जा रहे थे। क्योंकि उन्होंने टाकुटो के नेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है, सभी लोग उसके सामने झुककर उसके लिए रास्ता खाली कर देते हैं, और वो उस थ्रोन की तरफ जा रहा था जो उन लोगों ने उसके लिए बनाया है। लेकिन जो भी उसके इविल लोरा के थोड़े भी करीब पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है। वहीं कई लोग उसे देखकर एक्साइटेड भी थे। जिया सभी को वार्न करता है कि वो डायरेक्टली टाकुटो को ना देखें क्योंकि वो उसे रूट समझेगा, लेकिन टाकुटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद वो सभी एल्फ से कहता है कि जो भी यहाँ पर मौजूद है वो माइनोग्रा का सिटीजन है। इतना कहते ही स्पीच खत्म हो जाती है। वहीं जिया को लग रहा था कि और भी चीजें होंगी, क्योंकि ऑटो ने कहा था कि वो इविल बन जाएंगे। लेकिन तभी जिया कुछ फील करने लगता है। नफरत बढ़ती जाती है, जिस दौरान उसके दिमाग में उसके और उसके लोगों के खिलाफ जो भी हुआ था वो सब चलता ही जा रहा था, और ये सारी चीजें डार्क एल्फ ट्राइब के हर मेंबर के साथ हो रही थी। और जब ये सारी मेमोरीज खत्म होती हैं वो काफी रिलीव्ड फील कर रहे थे, क्योंकि उनके पास टाकुटो जैसा बीइंग है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद माइनोग्रा के किंगडम में कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन टाकुटो के लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट पर पहले ही दो बड़े नेशन हैं। पहला है होली किंगडम ऑफ ग्वालिया, जो कि ह्यूमंस का किंगडम है, जो कि आर्लोस को वर्शिप करते हैं, और दूसरा नेशन एल्व्स का है, एनला अलायंस ऑफ एलिमेंटल्स, और वो नेचर को वर्शिप करते हैं। और अगर उन्हें उनके इवल नेशन का पता लग गया तो उनका काम तमाम हो जाएगा। इन डोमिनेंट नेशन से लड़ने के लिए उनके पास मिलिट्री पावर ही नहीं है। ये सब सोचकर वो दोनों ही बच्चों की तरह परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी टाकुटो सोचता है कि सारी चीजें बुरी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली माइनोग्रा सिटीजन होमनक्यूली होते हैं जिनके दिमाग में भूसा भरा होता है, पर अब क्योंकि डार्क एल्व्स है तो वो शायद रिसर्च में काम आ सके। इसके बाद जिया टाकुटो के सामने एमएल को लेकर आता है और बताता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, जो कि लेजेंड्स और बाकी नेशंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। ऑटो कहती है कि वो इन तीनों को माइनोग्रा के एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट पोजीशन देगी। वो मल्टर को स्टेट अफेयर्स मैनेज करने का काम देती है, और जिया पहले की तरह माइनोग्रा का हेड वॉरियर रहेगा। तो फोर्सेस को कमांड करना और नए सोल्जर्स को रिक्रूट करने का काम भी उसी का होगा। ये सुनकर जिया खुश हो जाता है और कहता है कि जो भी टाकुटो के रास्ते में होगा वो उसे जान से मार देगा। ये सुनकर टाकुटो थोड़ा घबरा जाता है, और ऑटो उन्हें याद दिलाती है कि वो पीस पसंद करता है, उन्हें फालतू में किसी से झगड़ा नहीं करना है। जिया को नहीं होता कि किंग ऑफ रून्स गांधी को फॉलो करता है। ऑटो कहती है कि वो आराम करे, क्योंकि वो जल्द ही लोगों के लिए घर बनाना शुरू करने वाले हैं। लेकिन वो देखती है कि वो तीनों के तीनों जल्दी से जल्दी काम शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए टाकुटो मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि उन्हें घर ऐसे बनाने चाहिए ताकि फॉरेस्ट को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। तो मल्टर कहता है कि ऐसा तभी मुमकिन है जब वो हॉलो ट्रीज को घर की तरह यूज करने लगे। ये सुनकर टाकुटो बड़ा खुश होता है और उसे कहता है कि वो जब चाहे शुरू कर सकते हैं और रीफॉरेस्ट करना ना भूलें। लेकिन उनमें से किसी को भी रीफॉरेस्टिंग का मतलब नहीं पता था। ये लोग नहीं जानते। जहां तक चीजें मुझे पता लगी हैं, यहाँ की मैजिक टेक्नोलॉजी फोर्ट्रेस बिल्डिंग तक पहुंच गई होगी। ऑटोन से पूछती है कि क्या वो मिलिट्री मैजिक और 6 मेजर एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते। मल्टर कहता है कि वो 4 मैजिक एलिमेंट्स के बारे में जानता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मिलिट्री मैजिक के बारे में नहीं सुना था। मल्टर पूछता है कि जितना हमारे किंग ने सोचा था हमारी मैजिकल टेक्नोलॉजी उससे पीछे है। हाँ, लेकिन जब हम उसे एडवांस कर लेंगे तो हम बाकी के नेशन से काफी आगे पहुंच चुके होंगे। इसके बाद ऑटो उन्हें समझाती है कि रीफॉरेस्टेशन का मतलब जहां से वो पेड़ काटते हैं वहां एक और पेड़ लगाना है। पर मल्टर कहता है कि उन्हें दोबारा उगने में तो कई 100 साल लग जाएंगे। तो ऑटो उसे बताती है कि रीफॉरेस्टेशन टेक्नोलॉजी में मेजर एलिमेंट्स का यूज किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सके, और ये सारी विजडम उनके किंग टाकुटो की है। एल पूछती है जो एप्पल किंग ने दिए थे क्या वो भी उन्होंने ही बनाए हैं। ऑटो से बताती है कि हाँ, वो सारी उसी की क्रिएशन है और उसे उनके अंगूर बहुत पसंद है।
एमएल कहती है कि जो पर्पल वाले फ्रूट्स थे वो उसे बहुत अच्छे लगे थे, तो उसने उसके बीज प्लांट कर दिए और वो अब उग भी ने लगे हैं। टाकुटो सोचता है कि जो फ्रूट्स उसने क्रिएट किए थे वो दूसरी दुनिया के थे, यानी वो इमरजेंसी प्रोडक्शन का यूज करके वो ऐसी चीजें की बना सकता है जो इस गेम में एग्जिस्ट नहीं करती, और इस बात को कंफर्म करने के लिए वही कॉइन को क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि मैं इस पावर से गन पाउडर, बेस मेटल्स, यहाँ तक कि ऑयल भी बना सकता हूँ। इस दुनिया का सऊदी अरेबिया और अमेरिका मैं ही बनूंगा, पर उसके लिए मुझे बहुत सारा माल माना चाहिए, फिर तो पूरी दुनिया पर मेरा ही राज होगा। दूसरी तरफ होली नेशन को में एक इविल प्रेजेंस का पता लगा है, तो होली सेंट और बिशप कुछ नाइट्स के साथ वहां जा रहे हैं ताकि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर सके। वहीं नाइट्स ने कहानियां सुनी है कि सेंट के पास स्पेशल पावर होती है, लेकिन जो चीजें उन्होंने अभी तक देखी है वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की जैसी लगती है। लेकिन जब उनके ऊपर कुछ गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं, वो सेंट अपनी पावर्स का उनके ऊपर यूज करती है और एक ही झटके में सभी गॉब्लिन्स को होली फ्लेम से जलाकर राख कर देती है। उसकी पावर्स को देखकर नाइट्स भी हैरान थे, और बिशप बताता है कि सेंट की एबिलिटी की वजह से ही वो एल्फ से इतने अच्छे रिलेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं और अपने किंगडम से सभी ईवल को दूर रखा है। इसलिए सोलेलिना 7 ग्रेट सेंट्स में से एक है। आगे सोलेलिना बिशप से पूछती है कि जो ऑकल्स लैंड में उसने सेंस किया था उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसने किसे भेजा है, पर बिशप कहता है कि वो पैलेडिन्स को उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं भेज सकता। वो लैंड डार्क कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, वहां कभी भी सेंट्रल चर्च नहीं मानेगा। ये सुन के सोलेलिना कहती है कि वो खुद चली जाएगी, तो बिशप हार मानकर कहता है कि वो अपने खुद सोल्जर्स को भेज देगा। दूसरी तरफ ऑटो सब एल्फ से कहती है कि वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। वहीं उन लोगों ने टाकुटो का सिंहासन और भी ज्यादा बड़ा कर दिया है और वहां पर एक छत भी डाल दी है, और अब टाकुटो को बाहर नहीं सोना पड़ेगा। तभी उसके किंगडम के एडमिनिस्ट्रेटर्स वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज उनकी डोमेस्टिक अफेयर मीटिंग है। साथ ही उन्होंने टाकुटो के लिए नए क्लोथ्स डिजाइन करना भी पूरा कर दिया है, जैसा कि उसने कहा था। नए कपड़े पहनकर टाकुटो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो कब से हॉस्पिटल के कपड़े पहन रहा था। भाई ये किस तरह के कपड़े हैं? ये क्या टाइगर श्रॉफ और रणबीर को कंपटीशन देना चाहता है? इसके बाद वो मीटिंग को शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि टाकुटो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और सारी चीजों को एंजॉय कर रहा था। तो ऑटो कहती है कि मीटिंग को वो शुरू करेगी और जब किंग रेडी होगा वो वहां पर आ जाएगा। सबसे पहले मल्टर ऑटो से पूछता है कि उन्हें किस तरह की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, क्योंकि थ्रोन रूम के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बनाया, बस बेसिक काम जैसे जमीन को बराबर किया है। आटो कहती है कि उन्हें सबसे पहले फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी बनानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का पेट भरा रखना ज्यादा जरूरी है। जिया उसे पूछता है कि टैक्टो तो उनके लिए खाना बना ही सकता है, तो उन्हें उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? हम खाने के लिए हमेशा उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। जब वो यहाँ पर नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे? जिसके बाद वो एक अजीब सी चीज दिखाती है और उन्हें बताती है कि ये फ्लैश ट्री है। उसे देखकर सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन नाटो की एक्सप्लेनेशन उन्हें और ज्यादा डरा देती है, क्योंकि एक तरह का ये स्पेशल मीट उगाता है जो कि ह्यूमन मीट जैसा लगता है। लेकिन सभी लोग उसे बताते हैं कि ज्यादातर एल जैसा मीट नहीं खाना चाहेंगे जो कि ह्यूमन मीट जैसा लगता हो। तो टाकिटो कहता है कि वो सही कह रही है, सबकी पसंद अलग होती है और वो उनके लिए भी कुछ करेंगे। और उनकी मीटिंग का अगला टॉपिक रिसर्च है। उनकी नेशन बहुत छोटी है और अगर वो जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी का इजाद करना होगा। आटो कहती है कि वो लोग मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। नॉर्मल मैजिक एक साथ लगभग दर्जन के आसपास लोगों को अटैक करना परमिट करता है, जो कि मल्टर अभी कर ही सकता है, लेकिन मिलिट्री मैजिक एक साथ हजारों लोगों पर अटैक कर सकता है। यहाँ तक कि वो लोग जमीन को बदल सकते हैं ताकि वॉर में उन्हें एडवांटेज मिल सके। मल्टर ये सब सुन के एक्साइटेड हो जाता है, तो वो कहता है कि इस रिसर्च को वो खुद हैंडल करेगा। और आखिरी बारी मिलिट्री प्लानिंग की थी। जिया कहता है कि वो तुरंत ही आर्मी को ट्रेन करना शुरू कर देगा, लेकिन टैक्टो उसे रोक देता है क्योंकि मिलिट्री नेशन में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती और अभी तो बस वो रिसोर्सेज खाएगी। वैसे भी अगर वो आर्मी बना भी लेते हैं तो उनके नंबर इतने नहीं है कि वो किसी को हरा सके। लेकिन जिया कहता है कि अगर उनके पास आर्मी नहीं होगी तो वो उसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। ऊपर से जियो और मल्टर के ऊपर बाउंटीज हैं क्योंकि वो डार्क एल्स के लीडर हैं। टार्किटो सिचुएशन को समझ जाता है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को आर्मी बनाने में नहीं लगाना चाहता था। तो वो कहता है कि वो सब कुछ एक हीरो बनाने में लगाएंगे, जिसके लिए आटो भी मान जाती है, क्योंकि भले हीरो बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन एक इंसान को खिलाना पिलाना एक आर्मी से बहुत ज्यादा आसान है। ये सब सुन के बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग आटो से पूछते हैं कि हीरो से उनका क्या मतलब है। आटो उन्हें बताती है कि माइनोग्रा के कुछ हीरोज हैं जो कि किन को सर्व करते हैं। वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उनकी एबिलिटीज भी कमाल कर हैं, पर वो थोड़े सनके भी हैं, तो उनसे डील करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। किसी भी हीरो को समन करने के लिए हमें कई सारी कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, पर जिस हिसाब से अपनी प्रोग्रेस चल रही है वो जल्दी एक हीरो को समन कर पाएंगे। और एक हीरो को समन करना आर्मी जितनी बड़ी बात नहीं है, तो हमारा किंगडम छुपा रह सकता है। और अभी के लिए उनके मीटिंग के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। माइनोग्रा के लोगों की हैप्पीनेस टैकिटो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जितने ज्यादा खुश होंगे उसको माना उतना ही ज्यादा मिलेगा।
दूसरी तरफ वैम्पायर में जूनियर पैलेडिन लॉनियस प्रे कर रहा था। तभी वहां पर हाई पैलेडिन वेल्डस आता है जो कि उससे बात करना चाहता था। वेल्डस देखता है कि उसके गले में एक वेडिंग रिंग है, यानी घर पर उसका एक फैमिली इंतजार कर रही होगी। वो उससे पूछता है कि उसकी फैमिली कैसी है, तो लॉनियस बताता है कि उसकी एक वाइफ है मार्श और एक बेटी जिसका नाम मीना है, पर इससे ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता। लॉनियस ने सुना था कि वेल्डस थोड़ा बदतमीज है और जो चीजें उसने देखी हैं रूमर सही है, पर वो बुरा इंसान नहीं लगता। वहीं वेल्डर्स को लगता है कि उनका मिशन बड़ा ही बेकार है, पर लॉर्नियस उसे याद दिलाता है कि ये मिशन स्ट्रेंजर के रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। वैसे तुम कह तो सही रहे हो, पर हमें फिर ऐसे नोबड़े क्यों मिले हैं? हमारी पूरी टीम में सिर्फ हम ही तो पैलेडिन्स हैं और बाकी सब तो मर्सनरीज हैं। दूसरी तरफ माइनोग्रा में कंस्ट्रक्शन बड़ी ही तेजी से चल रहा है और ये जगह फाइनली एक प्रॉपर नेशन जैसी लगने लगी। और अब डार्क एल्व्स फ्लैश ट्री से घबराते नहीं हैं। वहीं टाकेटो बड़ा खुश था क्योंकि स्क्रीन की जगह अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस है। एमर उसे बताती है कि ये जगह उनका रेजिडेंशियल एरिया है, पर क्योंकि उसका सारा फोकस फूड प्रोडक्शन पर था, वो होम्स पर काम नहीं कर पा रही है। पर फ्लैश ट्रीज बड़ी ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो स्टोर हाउस भी जल्दी बन जाएगा। उधर मल्टर अपने मैजिक रिसर्च पर काम कर रहा है और उसने इसके लिए एक मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया है। साथ ही पास में ही उन्हें एक स्प्रिंग भी मिल गया है, तो पानी की उन्हें कोई चिंता नहीं है। और जिस बिल्डिंग के अंदर वो हैं, वो पब्लिक ऑफिस है जिसके अंदर माइनोग्रा की मीटिंग रखी जाएंगी। टाकीटो सारी प्रोग्रेस को देखकर खुश था। जब मैंने नेल से मिला था ये मौत की कगार पर अब बड़े ही खुश लग रहे हैं। वहीं अमल कंफ्यूज थी क्योंकि उसे नहीं पता कि टाकीटो क्या सोच रहा है, तो टाकीटो उसे बताता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास तुम्हारे जैसे सिटीजन है। ये सब सुन के एमल इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो खुशी के मारे रोने लगती है। बाद एमल उसे फ्लैश ट्री फार्म दिखाती है और जो टूल्स टाकीटो ने उन्हें दिए थे उसकी वजह से उनकी फार्मिंग बड़ी ही तेजी से चल रही है। लेकिन एमल अभी भी उन फ्लैश ट्रीज को बात करता हुआ सुन के डर जाती है। इसके बाद एमल उसे वाटर सोर्स को दिखाने लेके जाती है, लेकिन जैसा वो देखकर गए थे ये जगह बिल्कुल अलग लग रही है और पानी भी पूरी तरह से काला होने लगा है। वहां पर मल्टर और जिया भी आ जाते हैं क्योंकि एमल ने उन्हें कहा था कि वो यहाँ पर एक एक्वा डेक बनाना चाहती है, पर अब उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। पर तभी आटो कहती है कि पानी बिल्कुल सेफ है और ये साबित करने के लिए वो उसे पीने लगती है, जो देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और आटो उन्हें लंबी सांस लेने को कहती है और जब वो दोनों ऐसा करते हैं वो पहले से बेटर फील करने लगते हैं। आटो उन्हें बताती है कि ये माइनोग्रा के इविल नेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं। उनके नेशन के आसपास का एरिया कर्स्ड हो जाता है और जो इविल क्रीचर्स होते हैं इससे उन्हें माइनर बफ्स भी मिलते हैं, और जो भी क्रीचर्स गुड या फिर न्यूट्रल होते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो यहाँ का पानी, हवा और वातावरण भले ही डरावना हो, पर उनके सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल है। पर इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर सारी जगह कर्स दिखेगी तो वो छुपकर ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। तो मल्टर कहता है कि शायद अब उन्हें आर्मी बनाने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आटो कहती है कि वो फिक्र न करे, एक हीरो उनके नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी होगा। लेकिन वो जो कभी भी कंफ्यूज थे, भला एक हीरो करेगा क्या, तो वो उन्हें अपनी पावर्स दिखाती है। उसके पीछे से टेंटिकल्स बाहर आते हैं और उसके पीछे के सारे पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। आटो ने बताती है कि वो भी एक हीरो है और क्योंकि वो यहाँ पर काफी समय से है उसकी ताकत अब वापस आने लगी है, पर वो अभी भी अपने प्राइम जितनी ताकतवर नहीं हुई है। पर मेन बात यह है कि हीरोज समय के साथ स्ट्रांग होते रहते हैं, तो जब तक उनका सामना किसी बड़ी मुसीबत से नहीं होता उन्हें नेशन को आगे बढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आटो पर गुस्सा भी था क्योंकि सिर्फ अपनी पावर को दिखाने के लिए उसे पेड़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं ये सब देखकर वो दोनों टाकीटो से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो उसके लिए एक पैलेस बनाना चाहते थे। पैलेस? वो तो बस रिसोर्सेज की बर्बादी है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो तीनों कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि उसके पास एक कासिल हो, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सब सुन के आखिरकार टाकीटो मान जाता है, और वैसे भी वो फ्यूचर में एक फ्लोटिंग कासल भी बनाने वाला था और अभी चीजें स्मूथ चल रही हैं तो उन्हें शुरुआत अभी ही कर देनी चाहिए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि पैलेडिन्स धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे हैं और जब वो माइनोग्रा पहुंचेंगे उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रास्ते में लॉर्नियस वर्डल को बताता है कि ज्यादातर बारबेरियंस नॉर्थ में गए हुए हैं क्योंकि होली किंगडम ऑफ गोलिया के नॉर्दर्न प्रोविंस में अचानक बारबेरियंस आ गए हैं और इसी वजह से वहां पर सेंट और उसकी आर्मी को भेजा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बारबेरियंस को कंट्रोल करने में काफी मुश्किल हो रही है। जिसके बाद एक मर्सनरी कहता है कि वो वहां पर इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने सुना है कि वहां पर एक विच है। रात को वो आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं जहां लॉर्नियस बार्गो से विच के बारे में पूछता है। बार्गो ने सुना है कि नॉर्थ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक विच की वजह से हो रहा है, लेकिन लॉर्नियस को इस पर यकीन नहीं होता। पर बार्गो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 होली नाइट्स को भी भेजा गया है, तो ये भी उस विच से रिलेटेड तो नहीं है। वर्डल उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डार्क एल्व्स भागकर उस जंगल में चले गए थे तो वो उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं।
जिसके बाद वर्डल कहता है कि अगर उन्हें कुछ खतरनाक मिल भी जाता है तो वो बस वहां से भाग जाएंगे। पर लॉनियस को ये बात पसंद नहीं आती और उसे लगता है कि अगर उन्हें कुछ ईविल दिखता है तो उन्हें अपनी जान को खतरे में डालकर उसे खत्म कर देना चाहिए। वर्डल उसे समझाता है कि वो ग्लोरी के पीछे ना भागे। ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जब उन्हें अपनी जान को खतरे में डालना पड़ेगा, लेकिन वो डिसीजन सोच समझ कर लेना होगा। उन सबके पास फैमिलीज हैं जिन्हें इनकी जरूरत है, जो कि जीने के लिए एक अच्छा रीजन है। दूसरी तरफ टैकेटो सभी एल्स को इकट्ठा करता है, जहां वो फ्लैश ट्री की मदद से उसी क्रीचर को फिर से बना देता है जो देखकर सभी एल्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टैकेटो ने अपनी ताकत से एक नई जिंदगी बना दी थी। पर आटो कहती है कि ये उसके मास्टर की पावर की एक छोटी सी झलक है, तो उन्हें अपनी जिंदगी को उसकी सेवा में ही लगा देना चाहिए। इसके बाद वो अपने थ्रोन रूम में वापस जाता है, जहां वो खुश था कि लोगों ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, और वो इस बात से भी खुश है कि यूनिट को बनाने के लिए उन्हें बस सामान इकट्ठा करना है और उसमें माना डालना है। और अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हीरोज को भी समन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा माना और रिसोर्सेज की जरूरत होगी। आटो उसे पूछती है कि सबसे पहले वो कौन से हीरो को समन करना चाहता है। मैं सबसे पहले बग्स की क्वीन इसला को समन करूंगा। वो हमारे विंसेक्ट यूनिट्स को और ज्यादा पावर दे सकती है, लार्वा यूनिट्स भी बना सकती है, जिससे हमारे पास और भी ज्यादा वर्कर्स हो जाएंगे। और ऊपर से इसला की परफॉर्मेंस वॉर में और डोमेस्टिक अफेयर्स में बहुत अच्छी है। वैसे भी उसके अलावा हम किसी और को भी नहीं बुला सकते। सबकी पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा बुरी हैं। कोई पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है तो कोई पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। दूसरी तरफ होली नाइट्स और मर्सनरीज के सामने एक हिल जायंट आता है। लोनियस सभी को उससे फाइट करने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन तभी वर्डल कहता है कि वो अकेला उससे लड़ेगा। उनके पास ज्यादा समय नहीं है और वो क्वालिया की सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसमें प्रेयर्स की ताकत को अपनी तलवार में डाला जाता है और वो डिवाइन पावर का यूज कर सकते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एबिलिटीज भी एनहांस हो जाती हैं। इसलिए एक हाई होली नाइट की पावर एक लेसर ड्रैगन जितनी होती है, जिसके बाद वर्डल उस जायंट के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ टाकुटो बर्गर खा रहा था और एक्टो उससे कह रही थी कि उसे कुछ हेल्दी खाना चाहिए, पर वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में वो सिर्फ हेल्दी ही खा रहा था, तो वो उन सब से बोर हो चुका है। वहीं टाकुटो इतने सारे सर्वेलेंस बग्स की मदद से फॉरेस्ट के आसपास का एरिया भी देख पा रहा था और इस बारे में डिस्कस करने के लिए वो बाकी सबसे बात करना चाहता है, क्योंकि फॉरेस्ट के बगल में ही एक टाउन है जो कि क्वालिया का हिस्सा नहीं है। एक्टो उसे बताती है कि ये शायद एक न्यूट्रल नेशन है और उन्हें अपना अगला कदम संभल के बढ़ाना होगा, क्योंकि उन्हें ही सबसे पहले उनके बारे में पता लगने वाला है। अरे तुम फिक्र मत करो, इतनी जल्दी हमारे बारे में किसी को नहीं पता लगा होगा। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। जब कोई ऐसा बोलता है तभी चीजें उल्टे पुल्टे होने लगती हैं। टाकुटो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तभी उसे होली नाइट्स और मर्सरीज दिख जाते हैं और वो एक्टो से कहता है कि वो शांतिपूर्वक उन सबको यहाँ से भगा दे, और अगर वो नहीं जाते हैं इतने में वो सब कुछ समझ गई थी। इसके बाद एक्टो उन सबसे मिलने जाती है। वर्डल उससे पूछता है कि वो है कौन और इस अकर्स लैंड में क्या कर रही है। एक्ट उनसे कहती है कि वो एक डार्क एल्फ है और अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल में आई है, जिसके बाद वो उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन वर्डल कहता है कि उसे जंगल में कुछ काम है, लेकिन एक्टो उनसे कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के लोनियस उसे कुछ कहने वाला था, लेकिन वर्डल उसे रोक देता है और कहता है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। ये सुन के लोनियस को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। वर्डल उसे कहता है कि वो यहाँ पर किसी काम से आए हैं और बिना उसे कंप्लीट किए वो यहाँ से नहीं जा सकते। तो एक्टो उसे समझाती है कि उसके लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफें सही हैं और अब जाके उन्हें शांति से रहने की जगह मिली है। तो वर्डल उसे बता देता है वो यहाँ पर होली रेवोल्यूशन की वजह से आए हैं, जिसके हिसाब से इस फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ी कैलामिटी है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लोनियस कहता है कि वापस जाकर वो इसे रिपोर्ट करेगा, क्योंकि होली रेवोल्यूशन नेशनल सीक्रेट होते हैं और बिना परमिशन के उसे ऐसे ही बता देना बहुत बड़ा पाप है। पर वर्डल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो एक्टो से कहता है कि इसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अंदर जाने दे, लेकिन वो फिर से मना कर देती है और कहती है कि जंगल में ऐसी कैलामिटी नहीं है और वो वापस जा सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से लोनियस उससे ईविल एनर्जी को सेंस कर पा रहा था और वो पूछता है कि क्या सच में जंगल में कोई कैलामिटी नहीं है, जिसपे एक्टो फिर से ना में जवाब देती है और वर्डल उससे पूछता है कि इस कैलामिटी के क्या चांसेस हैं कि वो उनके और उनके लोगों के ऊपर आएगी, जिसपे एक्टो कहती है कि ऐसा होने के जरा भी चांस नहीं है। तो वर्डल उसे भगवान की कसम खाने को कहता है। ये सुन के एक्टर स्माइल करती है और कहती है कि वो अपने भगवान की कसम खाती है। वर्डल उस पर भरोसा कर लेता है और सभी से कहता है कि वो यहाँ से जा सकते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन का यही रिजल्ट है कि जंगल में कुछ भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। लोनियस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता। तो लोनियस इस मिशन की कमांड को अपने हाथ में ले लेता है और उन सभी मर्सिडीज से कहता है कि वो उस लड़की को पकड़ ले।
एक्टो बड़े ही प्यार से उन सबको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। अगले पल लोनियस को होश आता है और वो खून से लथपथ हो रखा था, और भले ही वो जिंदा हो, बाकी के मर्सरीज मारे जा चुके हैं। वर्डल चिल्लाता है कि किसी को पीछे चले जाना चाहिए ताकि वो वापस जाकर सारी चीजों को बता सके, पर बार्गो उसे बताता है कि उसने पहले ही मैसेंजर को मार दिया है, और एक्टो उनसे कहती है कि जिस कैलामिटी को ढूंढ रहे थे वो उनके सामने है। वहीं ये सब देखकर लोनियस की फटी पड़ी की, लेकिन वर्डल सभी को बैटल फॉर्मेशन में आने को कहता है और वो लोग एरोस से अटैक करते हैं, लेकिन एक्टो अपने टेंटिकल्स से सभी एरोस को ब्लॉक कर देती है। वर्डल कभी भी उस जैसे बीइंग से लड़ना नहीं चाहता था, और एक्टो भी कहती है कि अगर उस गधे ने दखल न दी होती तो वो उन सबको यहाँ से जाने देती, लेकिन उस चूहे की वजह से वो सब लोग मरने वाले हैं। वर्डल को पहले ही एक्टो की ताकत का एहसास हो गया था, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन उसकी पावर को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो एक विच है। एक विच एक कैलामिटी क्लास मॉन्स्टर होती है जिसे ऑफिशियली नेशनल थ्रेट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक्टो मर्सनरीज के लिए कहीं ज्यादा ताकतवर थी, तो वो उन्हें पीछे रहने को कहता है और दोनों होली नाइट्स एक्टो से लड़ने जाते हैं और वो डिवाइन एनर्जी का यूज करने लगते हैं। एक्टो को लगता है कि उनकी ताकत कुछ भी नहीं है और उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए उन्हें कमजोर बुलाती है, लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान थी कि उन्होंने उसके 2 टेंटिकल्स को काट दिया था, और वो रियलाइज करती हैं कि उनकी ताकत उनकी होली स्वर्ड्स की वजह से बढ़ रही है। वहीं वर्डल रियलाइज करता है कि अगर वो एक्टो के सभी टेंटिकल्स को काट देंगे तो वो उसे हरा सकते हैं, लेकिन एक्टो ऐसा नहीं होने दे सकती थी, तो वो 2 मर्सनरीज को हॉस्टेज ले लेती है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करना बंद कर दें। लेकिन वर्डल रोनियस को समझाता है कि अगर वो अभी उसे जाने देते हैं तो शायद बाद में वो विच उनके किंगडम पर अटैक कर देगी, तो वो उससे लड़ना जारी रखते हैं और अटैक करके होस्टेजेस के साथ साथ उसके टेंटिकल्स भी काट देते हैं। एक्टो ये देखकर हैरान थी कि वो अपने साथियों को इतनी आसानी से काटने को तैयार हो गई, और अब वो बुरी तरह से डर रही थी। ऐसा सिर्फ उन दोनों को लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए बस एक गेम थी। अगले ही पल में उसने वर्डल को अपने टेंटिकल से टांग दिया था, जो कि उसने जमीन के अंदर से बाहर निकाले थे। वर्डल लोनियस से कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, और उसके एक सेकंड बाद एक टेंटिकल उसके सर में घुस जाता है। ये सब देखकर लोनियस हैरान था, क्योंकि उन्होंने तो एक्टो के सारे टेंटिकल्स काट दिए थे, पर मैंने कब मैं उन्हें दोबारा नहीं उगा सकती। दोबारा उगाना छोड़ो, मैं जितने मर्जी टेंटिकल्स ला सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बस खेल रही थी। लोनियस सभी मर्सरीज से कहता है कि वो चारों तरफ भाग जाएं। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो शायद उनके पास बचने का चांस हो, लेकिन एक्टो उनका पीछा भी नहीं करती, क्योंकि उसे इतनी मेहनत करने का कोई शौक नहीं था, और अगर वो पहले चले गए होते तो उसे अपनी इतनी एनर्जी भी ना वेस्ट करनी पड़ती। वहीं लोनियस पीछे रुक गया था ताकि वो एक्टो को उनके पीछे न जाने दे। लोनियस फिर से अपनी होली स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से एक्टो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान था कि एक्टो भी सेम टेक्निक का यूज कर रही थी और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी तरह का एक इविल क्रीचर होली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं कर पाती मैं, पर जब मैंने वर्डल को मारा, मैंने उसके सारे एक्सपीरियंस और स्वॉर्ड टेक्निक को अब्सॉर्ब कर लिया, और अब मैं उतनी ही स्किल्ड हूँ जितना वो था। जिसके बाद वो वर्डल की टेक्निक का यूज करके लोनियस के ऊपर अटैक करने लगती है और कहती है कि वर्डल सच में कमाल का स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन उस गधे की बेवकूफी की वजह से वो मारा गया। क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम अपनी बीवी और बच्चों के पास कैसे जाओगे? ये सुन के लोनियस हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ उसकी ताकत और टेक्निक को अब्सॉर्ब नहीं कर रही है, बल्कि उसने वर्डल की मेमोरीज को भी अब्सॉर्ब कर लिया है। अगर ऐसा है तो वो समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती रहेगी। क्या तुम जानना चाहोगे वर्डल मरने से पहले क्या सोच रहा था? अपनी मौत को सामने देखते हुए भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसके साथी किसी तरह जिंदा यहाँ से बच जाएं। लोनियस कहता है कि उसकी विल अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो मर्सरीज यहाँ से बचकर जा चुके हैं, लेकिन एक्टो उसे बताती है कि वो खुद उनके पीछे नहीं गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा बचे हैं, वो सबके सब मारे जा चुके हैं। उसके ऑर्डर पर डार्कुनस ने पहले ही सभी मर्सरीज को मार दिया है। ये सुन के गुस्से में लोनियस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसका ऑब्वियसली कोई भी असर नहीं होता, और एक्टो उससे कहती है कि अगर उसने वर्डल की बातें मान ली होती तो वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ घर पर होता, पर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद तुम्हारी फैमिली भी मारी जाएगी, और मैं उन्हें तब तक तड़पाऊंगी जब तक कि वो मौत की भीख नहीं मांगेंगे। जिसके बाद मैं उन सभी विलेजेस में जाऊंगी जिनसे होते तुम यहाँ पर आए हो, और उन सभी को मार दूंगी, और जब वो पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। तुम एक अच्छे इंसान हो, भगवान में विश्वास रखते हो और अपनी फैमिली से प्यार करते हो, पर मुझे ऐसे इंसानों से नफरत है जो हमेशा खुद को सही मानते हैं। जिसके बाद वो उसे मार देती है, और बाकी अब जाकर उसे बताते हैं कि उन्होंने बाकी सभी लोगों को भी मार दिया है। जिया उससे पूछता है कि जो वो सब कह रही थी वो सच में करने वाली है, पर एक्टो उससे कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी, वो भला ये सारी चीजें क्यों करेगी, और अब उसे यहाँ से जल्दी से जाना था क्योंकि उसे अपने मास्टर को कोई चीज बतानी है। फाइट के शुरू होने से पहले वर्डल ने एक्टो को एक विच बुलाया था, जबकि वो एक हीरो है और उसने नॉर्थ में विच होने के बारे में भी कुछ कहा था,
लेकिन टाकुटो ने गेम में कभी भी विच क्लास के बारे में नहीं सुना था, तो उन्हें लगता है ये दुनिया उनके गेम से अलग है। लेकिन इस चीज का एक्टो को फायदा भी हो रहा है, क्योंकि गेम में वो बस हराए हुए ओपोनेंट्स की एबिलिटीज को छीन पाती थी, लेकिन अब वो उनकी मेमोरीज को भी छीन सकती है, जिसकी वजह से बिना कुछ किए उन्हें कोलिया की सिचुएशन का भी पता लग गया है। उनकी ज़्यादातर आर्मी अभी नॉर्थ में फंसी हुई है और वो लोग विच के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते। बस उन्हें इतना पता है कि वो एक बड़ी आर्मी जितनी तबाही मचा रही है और वो लोग उसे अराकिनो द स्लॉपिंग विच के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम विच को देखते हैं जिसने चारों तरफ तबाही मचा रखी है और वो मरे हुए लोगों को भी कंट्रोल कर सकती है। वहीं डाकुटो को लग रहा था कि नॉर्थ इन विच कुछ समय पहले ही वहां पर आई है, तो शायद वो भी उन्हीं की तरह इस दुनिया में भेजी गई है और उसकी ताकत भी एक हीरो यूनिट जितनी है। उसके एक्शन से वो भी इविल लग रही है, तो टाकुटो से बात नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि उसकी ताकत एक हीरो जितनी है, वो भी अपने हीरो को समन करना चाहता है और वो बिस्ला की लगाए कॉम्बैट वाली हीरो को समन करना चाहता है। वहीं टाकुटो अब अपनी पॉलिसीज को चेंज करना चाहता है, क्योंकि वो विच और कोलिया उनके दुश्मन होने वाले हैं, तो उनके साथ भी एक नेशन होनी चाहिए। इसकी न्यूट्रल नेशन उनका साथ जरूर देगी अगर इसमें उसका फायदा होगा। और पैलेस के कंप्लीट होने के बाद वो उस नेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जिस दौरान वो अपनी फोर्सेस की ताकत को भी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ ईस्ट की एक सिटी में बारबेरियंस अटैक कर रहे हैं। तभी स्टाफ ऑफ फूलर उन बारबेरियंस के ऊपर लाइटनिंग से अटैक कर देती है और सबसे कहती है कि वो जल्दी से रीइंफोर्समेंट्स को लेकर आए। वही ऑटो थोड़ी दुखी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उन पे पैलेस के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। पर टाकुटो कहता है कि वो इन सब के बारे में ना सोचे और वो रियलाइज करती है कि भले ही टाकुटो काइंड हो, लेकिन वो एक इविल बीइंग भी है, तो इन सब से उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि टाकुटो का पैलेस बनकर तैयार हो गया और उसके नेशन में सारी चीजें बड़ी ही स्मूथली चल रही हैं। वहीं ऑटो से कह रही थी कि जल्द ही उसका पैलेस इतना बड़ा होगा कि वो आसमान को छूने लगेगा, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो यहाँ का किंग है, लेकिन उसके पास एक भी सर्वेंट नहीं है। टाकुटो को भी लगता है कि वो किंग है और उसके पास सर्वेंट ना होना बहुत ही अजीब लगेगा, तो वो ऑटो से कहता है कि वो ऐसा सर्वेंट लाए जिससे बात करना आसान हो, क्योंकि उसे बात करना नहीं आता। उस मीटिंग के बाद से उसने अपनी जनता से बात भी नहीं करी है, पर ऑटो से याद दिलाती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो सभी लोगों को एक काली एनर्जी जैसा दिखता है और अब उसके पास एक प्लान था। ऑटो को इतना एक्साइटेड देखकर टाकुटो को डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है वो जो चाहे कर सकती है। इसके बाद वो तीनों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि वो टाकुटो के लिए विलेज की सारी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आए। ये सुनकर टाकुटो के साथ साथ वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन मॉल्टर को लगता है कि जो वो समझ रहे हैं शायद वो ऐसा कहना नहीं चाहती और उससे पूछती है कि वो यंग लड़कियों को क्यों बुला रहा है। ऑटो कहना चाहती थी कि यंग लड़कियों के साथ टाकुटो को बात करने में आसानी होगी, पर इतना लंबा चौड़ा कहने की जगह वो कहती है कि वो यंग लड़कियों को पसंद करता है। टाकुटो देखता है कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और वो खुद ही उन तीनों को सारी चीजें समझा देता है और वो यंग गर्ल्स को अपने सर्वेंट की तरह इसलिए बुला रहा है ताकि उनके रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज हो सके, क्योंकि वो बाकी के वर्कर्स को उनके इंपॉर्टेंट काम से नहीं हटाना चाहता। तो वो बच्चे जो बाकी के काम नहीं कर सकते वो उसके सर्वेंट बन सकते हैं और वो बच्चों से बात करने के लिए और खेलने के लिए एक्साइटेड था। लेकिन उसने एक चीज के बारे में नहीं सोचा था कि वो सभी नॉर्मल लोगों को भयानक दिखता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे रो रहे थे। इन सब की वजह से टाकुटो को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन विलेज में ऐसे कोई बच्चे हैं ही नहीं जो कि किंग को देखकर नहीं डरेंगे। तो जिया मॉल्टर से पूछता है कि क्या उसने किंग को ट्विन से मिलवाया है, पर मॉल्टर कहता है कि वो किंग के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होंगे और ऑटो के पूछने पर बताता है कि वो दोनों बच्चियां अनाथ है और भले ही वो तेज है पर मुसीबत खड़ी करती रहती हैं। ऑटो को लगता है कि अगर वो समझदार हैं तो किंग की सर्वेंट तो बन ही सकती हैं, तो वो उन्हें बुलाने को कहती है। इसके कुछ देर बाद वो दोनों ट्विंस पैलेस में पहुंच जाती हैं, जिनमें से एक का नाम कार्या है और दूसरी का मारिया। और जहां कार्या पूरी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही थी, मारिया टाकुटो से ऐसे बात करने लगती है जैसे वो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त हो। ऑटो कार्या से उसके शरीर वाले निशान के बारे में पूछती है। कार्या बताती है कि कुछ समय पहले उसे एक बीमारी हुई थी और भले ही वो ठीक हो गई है, लेकिन वो निशान भी उसके शरीर पर है। जिसके बाद ऑटो पूछती है कि मारिया के साथ क्या हुआ था। कार्या बताती है कि उसके साथ बहुत भयानक हुआ था, उसने अपनी माँ को खा लिया। हम लोग उनकी मदद के सैक्रिफाइस को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये सुन के टाकुटो याद करता है कि वो एल्स काफी लंबे समय से ट्रैवल कर रहे थे, यानी जब उनके लोग भूखे पड़े थे तो उनकी मदर ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और जबरदस्ती अपनी माँ को खाने के बाद मारिया का दुनिया की तरफ नजरिया ही बदल गया, जिसकी वजह से ऑटो को लगता है कि वो टाकुटो के लिए एक अच्छी सर्वेंट नहीं बनेगी। लेकिन तभी वो उसकी तरफ जाने लगती है और कहती है कि उसे टाकुटो बिल्कुल सफेद दिखता है। ये सुनकर टाकुटो हैरान हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसे ब्लैक एनर्जी की तरह देखते हैं। क्या तुम मुझे सर्व करने के लिए तैयार हो? मारिया कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। जिसके बाद वो कार्या से पूछता है। वो कहती है कि उसकी छोटी बहन होने के नाते वो भी उसके साथ आएगी। तो ये तय हुआ, अब से तुम दोनों मेरा ध्यान रखोगे। उन दोनों के वहां से जाने के बाद मॉल्टर उसके पास आता और उसे बताता है कि उनकी मदर के मौत के बाद से उन्होंने कोई भी इमोशन फील नहीं किया था।
तो वो टाकुटो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ पेशेंट रहे। इसके बाद वो दोनों अपनी ड्यूटीज को शुरू कर देते हैं, पर जब मारिया उसके लिए पानी ला रही थी वो गलती से पानी उसके ऊपर ही गिरा देती है। कार्या उसे पूछते हुए फिर से माफी मांगने लगती है और हमें पता चलता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। उसी वक्त वहां पर ऑटो भी पहुंच जाती है और मारिया को डांट लगाने लगती है, लेकिन टाकुटो उससे कहता है कि वो उनके ऊपर इतना गुस्सा ना करे, तो वो शांत हो जाती है और टाकुटो को बताती है कि उसे एक मीटिंग में जाना है और क्योंकि वो दोनों उसके अटेंडेंस हैं तो वो भी उसके साथ जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले रिपोर्ट एमएल देती है। वो बताती है कि पैलेस का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है, तो काफी वर्कर्स फ्री हैं और सामान भी काफी पड़ा हुआ है, तो वो नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार है। तो टाकुटो और ऑटो से कहते हैं कि वो क्लिनिक पर काम कर सकती है। जिसके बाद मॉल्टर की बारी थी, जो उन्हें बताता है कि उसने मिलिट्री मैजिक बना लिया है और ट्रेनिंग के बाद बाकी के लोग भी उसे कास्ट कर पाएंगे और वो उस रून माना का यूज करके, जो कि पैलेस बनाते हैं, उससे पावरफुल मैजिक को भी कास्ट कर सकते हैं। ऑटो से कहती है कि अभी के लिए वो मैजिक स्किल ट्री के 6 मेजर एलिमेंट्स पर रिसर्च पर फोकस करे। इसके बाद जिया बताता है कि आर्मी के पास टोटल 5 स्काउट बग है। वो फॉरेस्ट के एरिया की बाहर की जांच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पूरा एरिया प्लेन है और अगर वो वहां बग्स को भेजते हैं तो उनके बारे में लोगों को पता लगने का खतरा बढ़ जाएगा। ऑटो से कहती है कि फॉरेस्ट के बारे में उन्हें जितना पता लगना था पता लग चुका है, तो वो सारे बग्स को फॉरेस्ट की बाउंड्री पर पेट्रोल पर लगा दे। मीटिंग को खत्म करके टाकुटो वापस आ रहा था, तभी मारिया उससे टकरा जाती है और सारे मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। कार्या आकर उससे माफी मांगती है और पेपर को उठाने में मदद करने लगती है, लेकिन उठाने के चक्कर में वो एक पेपर को फाड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि टाकुटो उन पर गुस्सा करेगा, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो इसके बारे में ज्यादा ना सोएं और अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों उसके पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या वो बुरा इंसान है, क्योंकि वो लगातार इतनी गलतियां कर रही हैं और अगर कोई बुरा इंसान होता तो वो उन्हें मार चुका होता। तुम्हें क्या लगता है अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है? एक अच्छा इंसान बस अच्छे काम करता है और बुरा इंसान सिर्फ बुरे काम करता है। तुम आज ही सही हो। अच्छे इंसान को हमेशा अच्छे काम और सच बोलना पड़ता है, लेकिन बुरा इंसान हमेशा बुरे काम नहीं करता। वो बस मतलब ही होते हैं, जो बिना दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचे अपने मतलब की चीजें करते हैं। तो मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ जितना मर्जी काइंड हो सकता हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि तुम लोग सारी गलतियां जानबूझ के कर रहे हो। वो उसे बताते हैं कि वो सारी गलतियां इसलिए कर रहे थे ताकि वो गुस्से में आकर उनकी जान ले क्योंकि जो उन्होंने किया है उन्हें नहीं लगता वो जीना डिजर्व करते हैं। मैं जानता हूँ जिस चीज से तुम गुजरे हो उसके बाद जीना मुश्किल है। मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, तुम्हारे मदर ने जब खुद को सैक्रिफाइस किया होगा, वो चाहती थी कि तुम जिंदा रहो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए ताकि तुम्हारे मदर का सैक्रिफाइस बर्बाद ना हो जाए। यह आसान नहीं होने वाला है, पर मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। ये सब सुन के वो दोनों इमोशनल हो जाती हैं और उसे गले लगाती हैं। कुछ देर बाद वहां पर ऑटो आती है, जो देखती है कि वो दोनों लड़कियां उसके थ्रोन पर सो रही हैं। वहीं ऑटो उसके लिए अपने बगल वाली सिटी की रिपोर्ट लेकर आई थी। वो एक मल्टी रेशनल नेशन फॉरेन गॉन की सिटी है। वो नेशन न्यूट्रल है और मोस्टली उसमें ह्यूमंस और बेस्ड मैन रहते हैं और उस सिटी का नाम ड्रैगन टान है। अगर उसमें मिक्स्ड रेस रहते हैं तो शायद वो हमारी बात सुन सकते हैं, लेकिन वो नेशन से इतनी दूर क्यों है? ऑटो बताती है कि वहां पर ड्रैगन वेन माइन है जो कि माना प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी उस सिटी को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। और अभी ड्रैगन टैन के ऊपर बारबेरियंस जैसे ओगर्स और गॉब्लिन्स अटैक कर रहे हैं और अभी तक उनकी कंट्री से वहां पर कोई भी रीइंफोर्समेंट्स नहीं पहुंची है और उन्हें उनसे लड़ने में काफी मुश्किल हो रही है। टाकुटो को लगता है कि इस दौरान वहां पर कई रेफ्यूजीज भी होंगे और अगर वो उन्हें शरण देते हैं तो इनसे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी और ड्रैगन टैन से अच्छे रिलेशन भी बनेंगे, जिसके बाद ड्रैगन वेन माइन पर कब्जा करने में आसानी होगी। तो वो ऑटो को उन सबसे बात करने के लिए भेज देता है, लेकिन जब वो सिटी की तरफ जा रहे थे उनके सामने कुछ बीस्ट मैन आते हैं। बीस्ट स्किन का लीडर उन्हें देखकर डरा पड़ा है क्योंकि वो इतने ज्यादा डार्कनेस से कवर्ड है कि वो उन्हें अपनी आंखों से दिख रही है। कपोली सभी को शांत रखने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके आदमी इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो डर के मारे कभी भी अटैक कर सकते हैं और वहीं उन्हें माइनोग्रा के एग्जिस्टेंस को अभी भी सीक्रेट रखना था, तो वो उन सबको मारने के लिए तैयार थी। लेकिन इस बालक पेपे को सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा था और वो ऑटो का नाम पूछकर सीधा उससे बात करने लगता है, जो देखकर ऑटो इतनी ज्यादा हैरान थी कि वो उन्हें अभी ना मारने का डिसाइड करती है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि वो सभी लोग असल में ड्रैगन टन से आए हैं, तो वो उन सभी को किंग ऑफ माइनोग्रा से मिलवाने लेकर जाती है। वहीं कपोली की फटी पड़ी थी क्योंकि अगर कोई ऑटो जैसी चीज को कमांड कर रहा है तो वो तो और भी ज्यादा भयानक होगा, और जब वो टाकुटो के सामने खड़ी थी जितना उसने सोचा था वो उससे भी भयानक निकलता है क्योंकि उसके सामने सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था और कुछ भी नहीं, और अब उसे लगने लगता है कि उसने गलती कर दी। ऑटो उससे मिलने से पहले उनके ऊपर एक जायंट ने अटैक कर दिया था, पर पेपे ने ग्रास मैजिक का यूज करके उस जायंट को हरा दिया, लेकिन वो दिमाग से अभी भी पैदल है। तो उस जायंट को खत्म करने की जगह वो उसके ऊपर चढ़कर अपनी तारीफ की मांग करने लगता है। तो वो जायंट फिर से खड़ा होकर पेपे के ऊपर अटैक करने वाला था, पर उसी वक्त कपोले मड और ग्रास मैजिक का यूज करती है और उसे एक बड़े से पत्थर से बांध देती है, जिसके बाद वो उस गधे को डांट लगाने लगती है क्योंकि फ्यूचर में उसके ऊपर कई जिंदगियां निर्भर होने वाली हैं। वो कहता है कि वो आगे से ध्यान रखेगा, पर उसे देखकर नहीं लगता कि उसे कुछ भी समझ आ रहा है। वहीं बारबेरियंस अगर ड्रैगन टन पे हमला करते रहे तो जल्दी उनकी पूरी सिटी खत्म हो जाएगी और उन्हें
अभी तक नहीं पता कि वो अटैक्स करवा कौन रहा है। उन्हें बस एक ही क्लू मिला था और वो ये था कि अकर्स लैंड में कैलामिटी के होने के रूमर्स फैल रहे हैं, इसलिए वो पेपे को लेकर वहां इन्वेस्टिगेट करने जा रही थी। लेकिन अब उसे पछतावा होने लगता है क्योंकि उस मनबुद्धि की एक हरकत उन सबकी जिंदगी पर खतरा डाल सकती है। तभी अचानक से पेपे मेनोग्रा के किंग से बात करने लगता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? ये सुनकर कपोले की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ऐसे बात करने से किंग उनकी जान ले सकता था और वो डर के मारे टाकोटो से माफी मांगने लगती है। लेकिन असल में टाकोटो खुश था और कहता है कि वो उससे बात जरूर करना चाहेगा। इसके बाद उन सभी को खाने पर बिठाया जाता है जहां कार्या कपोले के लिए एप्पल जूस लेकर आती है। उसे चक्कर कपोले हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा जूस नहीं पिया था और यहाँ के ग्लास की क्वालिटी कॉन्टिनेंट के बेस्ट वर्कर से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वो जूस पेपे को भी बहुत अच्छा लगता है और वो एक और गिलास मांग रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान भटक जाता है और जिया के पास जाकर उसके मसल्स की तारीफ करने लगता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक को मोल्टर को दिखाने लगता है। वहीं जो भी वो कर रहा था सब उसे करने देते क्योंकि टाकोटो को उसकी हरकतें अच्छी लग रही थी। वहीं टाकोटो एक दोस्त बनाकर खुश था, लेकिन उसे नहीं पता कि दोस्त के साथ किया क्या जाता है। और जब वो कपोले से डांट खा रहा था, टाकोटो उससे पूछता है कि क्या वो गेम खेलना चाहेगा, जिसके लिए ऑब्वियसली वो तैयार हो जाता है और वो दोनों बैठकर गेम खेलने लगते हैं। सबसे पहले वो पेपे का बनाया हुआ गेम खेलते हैं जब वो दो ग्रास को लेकर एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, ये देखने के लिए कि किसका ग्रास ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो अलग अलग गेम्स खेलते रहते हैं और वो टाकोटो के बनाए हुए भी गेम्स खेलता है और कहता है कि उसे बहुत मजा आया और वो इन गेम्स को ड्रैगन टन में बेच सकता है। मुझे अपनी फ्रेंडशिप को साइड करके एक ट्रेड रिलेशनशिप बिठानी होगी, मायनोग्रा की रूलर की तरह। सारा खाना पीना खत्म होने के बाद आटो उनसे पूछती कि वो यहाँ पर क्यों आ रहे थे। कपोले उन्हें बताती है कि उनकी सिटी पर लगातार बारबेरियंस अटैक करते जा रहे हैं, जबकि वो लार्ड सिटी से दूर रहते हैं और वो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई थी। क्या तुम इन्वेस्टिगेट किस लिए करने आई हो? क्योंकि तुम्हारे मिलिट्री पावर्स बहुत कम है। ये सुन के कपोले घबरा जाते हैं क्योंकि अगर उन्हें पता लगा कि उनकी मिलिट्री की क्या हालत है तो शायद मायनोग्रा नेगोशिएट करने की जगह उनकी सिटी पर कब्जा ही कर ले। नहीं, हमारी मिलिट्री अभी भी स्ट्रांग है, हम उन सबको आसानी से हरा सकते हैं, पर फिर भी इसके बारे में पता करना जरूरी था। ये सुन के सभी लोग कन्विंस हो जाते हैं कि उनकी मिलिट्री पावर काफी स्ट्रांग होगी। आप ये क्या कह रही हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हमने उन बारबेरियंस के आने की वजह का पता नहीं लगाया तो हमारी सिटी खत्म हो जाएगी। ये सब देखकर ऑटो को उसके लिए बुरा लगने लगता है, पर वो उसे समझाती है कि उनका कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है, वो अभी के लिए अपने नेशन पर ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन बारबेरियंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ड्रैगन टन के तबाह होने के बाद वो इसी फॉरेस्ट की तरफ आएंगे। वो जितनी हो सके उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें ड्रैगन वेन चाहिए। लेकिन उन्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ड्रैगन वेन की ओनरशिप उनके साथ शेयर करने को तैयार है क्योंकि अभी उन्हें ज्यादा माना नहीं चाहिए, पर एलिमेंटल कन्वर्जन का उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए। कपोले ये सुनकर हैरान थी कि उनके पास मैना एनर्जी को एलिमेंटल एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने में ड्रैगन टन को 10 साल और लगने वाले हैं क्योंकि मायनोग्रा उनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। उनके साथ अच्छी रिलेशन बनाने में उनका भी फायदा होगा, लेकिन आखिरी डिसीजन पेपे का होने वाला है क्योंकि वो यंगेस्ट स्टाफ बेरर है और ड्रैगन टन का फ्यूचर रूलर। और पेपे कहता है कि वो मायनोग्रा के हर इंसान के साथ दोस्त बनना चाहता है। कुछ समय बाद वो मीटिंग बुलाते हैं ताकि वो उनके अलायंस के टर्म्स को डिस्कस कर सके। मायनोग्रा खाने पीने वाली चीजों को उनकी तरफ भेजेगा, जिसके बदले में वहां से वो मेटल की चीजें और डेली की जरूरत का सामान मंगवाएंगे और उन्हें इन सब के लिए पेपे का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अगर उसने सच में बताया होता तो वो कब इतनी आगे बढ़ती ही नहीं और इससे पहले मायनोग्रा उनकी कंट्री की मदद कर पाती, वो कब की डिस्ट्रॉय हो गई होती। तभी मारियो और कार्या उससे पूछते हैं कि ड्रैगन टन किस तरह की नेशन है। ये सुनकर वो लोग रियलाइज करते हैं कि वो तो उस नेशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं और बिना उनके बारे में पता हुए वो उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें उनके बारे में और भी चीजें जाननी होंगी। ये सुन के वो दोनों कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो दोनों जाएंगी, पर टाकोटो मना कर देता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरा होगा। पर वो किसी इंपॉर्टेंट बंदे को भी नहीं भेज सकता था क्योंकि वो नेशंस के बीच में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। वहीं वो दोनों लड़कियां जानने की जिद करने लगती हैं और आखिर में वो मान ही जाता है। वहीं ये सब देखकर ऑटो जेलस फील करने लगती है क्योंकि वो किसी और की क्यूटनेस की वजह से मान चुका था। और जब वो वापस थ्रोन रूम में आता है, ऑटो अभी भी गुस्से में थी, तो मारिया टाकोटो से कहती है कि जो भी वो फील कर रहा है वो सच सच उसे बता दे। माफ करना अगर किसी वजह से तुम्हें बुरा लग रहा हो, तो मैं तुम्हें कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। जो तुम मेरे लिए करती हो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो और तुम्हारे अलावा मैं किसी और को नहीं चुनूंगा। ये सब सुनकर वो उसके साथ एक शादीशुदा जिंदगी इमेजिन करने लगती है, जिसके बाद टाकोटो उन दोनों को क्लिनिक में लेकर जाता है जहां वो प्लेग डॉक्टर्स को बॉडीगार्ड्स की तरह उनके